हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी बाल विकास शास्त्र व शिक्षा शास्त्र के कुल 30 प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। 3 प्रश्नों को आज हम अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे, इन प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे और इन प्रश्नों के जरिए हम देखेंगे कि प्रश्न किस तरह से सीटेट एग्जाम में आते हैं। आइए प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं है। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? यानी रोहन खेल रहा था और वह गिर गया, उसे चोट लग गई। चोट लगने पर बच्चा रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि तुम लड़कियों की तरह न रो। यहाँ पे सीधे सीधे लड़का और लड़की में भेदभाव दिखाया जा रहा है। तो पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? ये ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। यानी लैंगिक रूढ़िवादिता यानी पहले से जो परंपरा चली आ रही उसी परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, तो यह ऑप्शन कहीं से भी नहीं है। लैंगिक भेदभाव को कम करता है, यह भी ऑप्शन कहीं से भी नहीं है। लैंगिक भेदभाव को कम नहीं बल्कि लैंगिक भेदभाव को बढ़ा रहा है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, नहीं, यह भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा दिया जा रहा है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है यह प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है एक प्रगतिशील कक्षा में। यहाँ पे क्या है? एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए या विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला करती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए हैं? बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेंगी, यह गलत है। यह बच्चों के अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित नहीं करेंगी। अधिगम के लिए पाढ़ और आधारभूत संरचना का काम करेंगी। यह ऑप्शन हो सकता है। छात्रों में प्रत्याहार निकास की प्रवृत्तियां पैदा करेंगी, यह नहीं है। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, यह भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही है, अधिगम के लिए पाढ़ और आधारभूत संरचना का निर्माण करेंगी। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे ऑप्शन आपके 4 दिए हैं। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का पहला कारक है, प्राथमिक कारक है। विद्यालय सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीयक कारक है। तो यह नहीं है क्योंकि विद्यालय सामाजिकरण का पहला कारक नहीं है। सामाजिकरण का पहला कारक बच्चों के लिए परिवार है। समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक और परिवार सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है, यह भी नहीं है। परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं, यह ऑप्शन भी गलत है क्योंकि परिवार सामाजिकरण का पहला कारक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। 5 देखते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पे जोड़ देता है? बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जाती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। 6 देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? प्रथा पूर्व नहीं, प्रथागत, उत्तर प्रथागत,
अमूर्त संक्रियात्मक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, प्रत्नैतिक विकास के प्रथागत चरणों को दर्शाता है। आगे देखते हैं 7 क्वेश्चन क्या दिया है। लेव वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष अधिगम प्रक्रिया के डैश के महत्व पर जोर देता है। यहाँ पे दिया है सामाजिक और सांस्कृतिक परिपेक्ष अधिगम प्रक्रिया के किस पर महत्व पर जोर देता है। सांस्कृतिक उपकरणों पर, गुणारोपण पर, अभिप्रेरणा पर और संतुलीकरण पे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष तो सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ का सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक उपकरणों के रूप में, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के रूप में, विकास का समीपस्थ के रूप में, स्कीमा और मनोबंध के रूप में। तो जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्कीमा और मनोबंध के रूप में संज्ञानात्मक संरचनाओं को वर्णित करते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन सही है। 9 देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है। अमूर्त सोच का विकास, विचारों और सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन है सेकंड, विचार एवं सोच में केंद्रीकरण की। विचार और सोच में केंद्रीकरण यह मुख्य गुण है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकास के लिए कौन सा कथन सही है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, यह गलत है। विकास की दर सभी की समान नहीं होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, यह भी गलत है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होती है, यह भी गलत है कि विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होती है। विकास बहुआयामी होता है। तो तीनों ऑप्शन अगर गलत है तो लास्ट ऑप्शन आपका सही है। विकास क्या होता है। विकास बहुआयामी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। संवेदिक, मूर्त, अमूर्त, अमूर्त संवेदिक, मूर्त, मूर्त अमूर्त संवेदिक, मूर्त अमूर्त मूर्त और संवेदिक। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। सांवेदिक विकास होता है पहले, उसके बाद मूर्त और उसके बाद अमूर्त। तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का क्रम पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा है तो उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। आपके ऑप्शन दिए हैं। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, यह पहले ही गलत है कि व्यक्तिगत विभिन्नता अधिगम की प्रक्रिया में बाधा देती है। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, यह भी गलत है क्योंकि ये निगेटिव थॉट है। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका सही है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। किस पर। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, अविभेदी समरूपी निर्देशों पे, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों में अलगाव, यह तो पहले ही गलत है। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के अवसर प्रदान करना। तो समावेशी कक्षा का मतलब होता है सभी बच्चों को अवसर देना। समावेशी का मतलब है हर किसी को अवसर देना, जो आ रहा है सबको अवसर देना। तो हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के अवसर प्रदान करना। यहाँ पे 4 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। मंदित छात्र, विकलांग छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता कहते हैं, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो दिव्यांगजन शब्द का प्रयोग यानी किस शब्द का प्रयोग किया गया। दिव्यांगजन यानी छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता कहते हैं। यहाँ पे 3rd ऑप्शन सही है। 15 देखते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई बच्चा है वो सीखने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, पढ़ने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, तो उस समय अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। इस्तेमाल होना चाहिए, इसका प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे दिया है क्या नहीं करना चाहिए। तो आप प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं दिया है।
यह ऑप्शन सही है कि यह करना चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल भी करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, यानी अगर कोई बच्चा सीखने में कठिनाई अनुभव कर रहा है तो हमें कठिन शब्दों, कठिन प्रक्रियाओं का प्रयोग नहीं करना है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है कि शिक्षक को शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 16, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, असतर्कता। तो सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण है अपसारी चिंतन। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है। 17 देखते हैं, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, जो विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ता हैं उन्हें अगर संबोधित करना है तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, यह गलत है। विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए, यह हो सकता है। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, यह भी हो सकता है। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं पर को मजबूत करे। यह तो पहले ही गलत है। सेकंड और थर्ड हो सकते हैं, लेकिन आइए देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा है। इसका सही आंसर है विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन आपके 4 दिए हैं। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। तो समस्या समाधान क्षमताओं को विकास हेतु सुधार किया जा सकता है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही है कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य किया जा सकता है। 19 देखते हैं, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चों को दंड देकर, यह गलत है। प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। हम किसी को रटंत विद्या नहीं सिखा सकते हैं। अधिगम की प्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप भी देकर हम यह काम नहीं कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। 19 का सेकंड। 20 देखते हैं, शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ये बात सही है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, यह गलत है। शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम के लिए प्रभावित नहीं करता है। भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, यह काम नहीं करना चाहिए। यानी अगर कोई बच्चा कमजोर है, कोई बच्चा किसी को कुछ पढ़ने नहीं आ रहा, अगर उस बच्चे के हम इंसल्ट कर देते हैं, उसे हम डांट देते हैं, उसे हम शर्मिंदा कर देते हैं, तो बच्चा उस चीज को सीख नहीं सकता है, बल्कि उस बच्चे के अंदर डर पैदा हो जाएगा। तो शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं, यह भी गलत है। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता, अगर हम किसी बच्चे को डांटते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम क्या है? विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, किसी को रटा रटाया चीज याद करना यह नहीं है। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम यह हो सकता है कि संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, यानी खोजी वृत्ति होना। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना यह गलत है। अनुकरण और नकल और दोहराना, यह भी गलत है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। 22 देखते हैं, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती, यह गलत है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। हमें हमारी गलती मालूम हो जाती तो हम उसे सुधार सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है। इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकेगी, यह भी गलत है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, यह गलत है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। 23, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। कब होती है? जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है, वे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं। अधिगम सामाजिक संदर्भ में विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया तब।
तो यहाँ पे ऑप्शन है बच्चों को सीखने में कब कठिनाई होती है, तो सूचनाएं अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही है। 24 देखते हैं, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। 25 देखते हैं, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होते हैं। तो यहाँ पे अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार, योग्यता अटल, प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है। तो यहाँ पे 26 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, योग्यता सुधार। अधिगम के लिए योग्यता सुधार धारणा उपयुक्त है। आगे देखते हैं 27, निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने के लिए सहायक है? प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं नहीं, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र यह भी नहीं, बारंबार परीक्षाएं यह भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे एक बचता है, अन्वेषण और संवाद। तो यहाँ पे 27 का 4 ऑप्शन सही है। 28 देखते हैं, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वायगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्वयं नियमन, आत्म केंद्रिता, मनोविकार। तो यहाँ पे स्वयं नियमन सेकेंड ऑप्शन सही है। 29 देखते हैं, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करना, ना। मूल्यांकन का यह लक्ष्य नहीं है कि विद्यार्थियों को हम नामांकित करें। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करें, यह भी हमारा लक्ष्य नहीं है। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, यह सही लग रहा है। पुस्तक वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, यह भी नहीं, यानी थर्ड ऑप्शन सही है। मूल्यांकन करने का हमारा मेन उद्देश्य होता है कि जो बच्चा कमजोर है तो वह कमजोर क्यों है, उसे किन साधनों द्वारा पढ़ाया जाए कि वह बाकी बच्चों के बराबर आ जाए, यानी विद्यार्थियों की जरूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करना। थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, न आनुवंशिकता पर, न पर्यावरण पर। तो तीनों ऑप्शन गलत हैं। चौथा ऑप्शन देखते हैं, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 4। तो आज की वीडियो में चाइल्ड पेडागॉजी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के 30 प्रश्न लिए गए हैं। 30 प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।